नमस्कार भाइयों। आज से हम लोग पर्यावरण की क्लासेस चालू करेंगे। ठीक है। पर्यावरण में हम लोग काफ़ी कोर पॉइंट को इस पर कवर करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो पर्यावरण से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पर्यावरण बेसिकली पहले कहते किसको, हम इसके बारे में सीखेंगे। देखिए, पर्यावरण जैव और अजैव। अब जैव क्या होता है? ऐसे जीव जिसमें जीवन की स्थिति उत्पन्न हो, मतलब जीवन हो, सजीव हो, उनको हम जैव कहते हैं। और अजैव किसको कहते हैं? जो निर्जीव होते हैं। ठीक है, तो सजीव और निर्जीव घटकों और किसी के आसपास के व्यवहार, प्रभाव और घटनाओं का कुल योग होता है। बेसिकली इस संपूर्ण परिभाषा का मतलब मैं एक लाइन में आपको बता दूं तो जितने भी जीव हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं, पशु हैं, पेड़ पौधे भी जीवित ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ठीक है, वो हुए। और प्लस निर्जीव, मतलब चारों तरफ का वातावरण, गैसें, सभी चीजें, उनको मिला करके, ठीक है, निर्जीव इसको बोलेंगे। एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव और व्यवहार कि कुल योगों को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। मतलब समूचे पृथ्वी पर पाए जाने वाले समूचे जीव और निर्जीव तथा उसके आसपास के रीजन के संपूर्ण योग को हम पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। ये चीज यहीं पर लिखी गई है। देखिए, पर्यावरण के तत्व कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के जो तत्व हैं वो तीन हैं। एक होता है भौतिक तत्व, एक होता है जैविक तत्व और एक होता है सांस्कृतिक तत्व। भौतिक तत्व जो हमारे भौतिक रूप में हो, जैसे कि पृथ्वी, जलवायु, मृदा, खनिज। स्थल रूप जलवायु, जल और वायु से मिलकर जो बना होता है उस जलवायु कहते हैं। मृदा जो धरती होती है, और खनिज पदार्थ जो मृदा के अंदर जो इंपॉर्टेंट खनिज होते हैं, महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं, उनको खनिज कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। और जैविक तत्वों में क्या क्या है? जो जीव हैं उसमें जीव जंतु आते हैं, पौधे आते हैं, मानव आते हैं और सूक्ष्म जीव आते हैं। ठीक है। सांस्कृतिक तत्व में क्या क्या है? तो आर्थिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है, सामाजिक है, राजनैतिक है। तो भौतिक तत्व में इसके अंतर्गत स्थान, स्थल, स्वरूप, जो चीज यहाँ ऊपर बताई गई वही चीज इन राइटिंग लिख दिया गया है। ठीक है। सांस्कृतिक तत्व में ये चीजें यहाँ पर बता दी गई है। अब हम थोड़ा देखेंगे पारिस्थितिकी कहते किसको हैं। देखिए, पारिस्थितिकी जो होता है तो पृथ्वी पर, जैसे सपोज दैट ये पृथ्वी हमारी है, ठीक है, एक पृथ्वी है और पृथ्वी पे कोई जीव भी रह रहे हैं और निर्जीव भी रह रहे हैं। ठीक है, तो सजीवों और निर्जीवों तथा आसपास के जो वातावरण हैं, ठीक है, निर्जीव के अंदर भी वातावरण की स्थिति आ जाती है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों और निर्जीवों के बीच अंतर संबंध की घटना को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। मीन्स यह कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव हैं और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको हम पर्यावरण कहते हैं, जीव और दोनों को मिला करके। लेकिन जीव द्वारा उस आसपास के जो वातावरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और आसपास के जो प्रभाव पड़ने वाला है उस जीव पर क्या प्रभाव डालता है, दोनों के बीच अंतर संबंधों को ज्ञात करने के लिए पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इकोसिस्टम जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तर हैं, जैसे कि प्रजाति, स्पीसीज, ऐसे समान जीवों की समूह जो अंततः प्रजनन में सक्षम हो, उन्हें हम प्रजाति कहते हैं। ठीक है, और जो बच्चे पैदा करते हैं, जैसे शेर हुआ, चीता हुआ, कमल हुआ, मानव हुआ, चूहा हुआ आदि। ठीक है, तो इन्हें हम स्पीसीज कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यह किसी परितंत्र का आधारभूत एकल संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, जैसे किसी परितंत्र में एक जाति का शरीरधारी हिरण, चीता, हाथी, गाय आदि होता है। मतलब एक परतंत्र में, जैसे कि वन्य जीव परतंत्र है तो वहां पर वन्य जीव ही पाए जाते हैं। इन्हीं को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि सपोज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब यहाँ जीवन की
चीजें हैं तो वहां पर जीव की सारी चीजें उत्पन्न होगी। पर्यावरणीय स्थिति है, पेड़ पौधे के ऑर्गेनिज्म हैं तो पेड़ पौधे वहां पर पाए जाएंगे। डायनासोर का ऑर्गेनिज्म है तो डायनासोर पाए जाएंगे। ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है तो ह्यूमन पाए जाएंगे। एक पर्यावरणीय आप नीश के रूप में इसको देख सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ी अलग चीजें हैं लेकिन मिलता जुलता चीज है। समिष्ट क्या है, जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, यह एक ही प्रजाति की जनसंख्या को दर्शाता है। पॉपुलेशन जो होता है या समिष्ट इसको हिंदी में कहते हैं, यह एक ही प्रजाति की जनसंख्या को दर्शाता है। जैसे किसी परितंत्र में हिरणों की संख्या, इसको हम समिष्ट कहते हैं। और बेस्ट किसको कहते हैं, ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, किसी परतंत्र में आधारभूत एकल संरचनात्मक इकाई होती है। जैसे किसी परितंत्र में एक जाति के शरीरधारी, मतलब चाहे वो शेर का हो, चाहे हिरण का हो, चाहे चीता का हो, इनकी एक जातियां अलग अलग होंगी तो उसे हम ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। समुदाय क्या होता है, जिसे हम कम्युनिटी कहते हैं, या किसी दिए गए परितंत्र में सभी प्रकार की प्रजातियों की संख्या को बतलाता है। जैसे कि एक परितंत्र इकोसिस्टम है, ठीक है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवन है यहाँ पे, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे कि सपोज दैट हिरण की प्रजातियों के बारे में पूछा गया है तो हिरण की प्रजातियां जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी समुदाय, ठीक है। इनका भी एक अलग समुदाय होगा, ठीक है। जैसे हमारे मानव हैं तो उसमें एससी समुदाय है, एसटी समुदाय है, अलग अलग लोगों का अलग अलग समुदाय है क्योंकि अपने समुदाय के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकृति में भी जो प्रकार से जो प्रकृति है उसमें भी वन्य जीव जो पाए जाते हैं या पेड़ पौधे पाए जाते हैं या वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनका अलग अलग एक समुदाय होता है, ठीक है। परितंत्र या इकोसिस्टम किसको कहते हैं, एक दिए गए क्षेत्र में जैविक और अजैविक घटकों के अंतर क्रिया से बना तंत्र। मैंने आपको ऊपर बताया था इकोसिस्टम के बारे में कि यदि कोई एक परितंत्र दिया गया है, इकोसिस्टम दिया गया, इसमें जीव और निर्जीव दोनों के बीच जो अंतर संबंध होगा, इसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बायोम क्या होता है, या किसी बड़े क्षेत्र या बड़े रीजन या उपमहाद्वीप को हम सब कॉन्टिनेंटल परितंत्र कहते हैं। जैसे कि परितंत्र थोड़ा छोटा होता है, बायोम और बड़े रीजन को बोला जाता है, ठीक है। होता इकोसिस्टम की तरह है, लेकिन यदि आप संपूर्ण महाद्वीप को ले लें या उपमहाद्वीप को लेंगे तो एक बायोम परितंत्र कहलाएगा। यह एक जैसी जलवायु एवं वनस्पति को धारण करने वाला खास क्षेत्र होता है। जैसे कि यहाँ अब जैसे आप सपोज दैट पृथ्वी है, ये पृथ्वी ये 0 डिग्री है, 2 बराबर भागों में इसको बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश मान लीजिए और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश मान लीजिए। इसके बीच के जो क्षेत्र है इसे हम उष्णकटिबंधीय बायोम कहते हैं। तो यह यहाँ के रीजन को जितना भी चीजें होंगी ये इसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर कुछ अक्षांशों पे एक ही तरीके के जलवायु होंगे, एक ही तरीके के जीव होंगे, एक ही तरीके की सारी अंतर क्रियाएं मौजूद होंगी, ठीक है। तो उसी को हम बायोम बोलते हैं। ये बड़े क्षेत्रों में पाया जाता है। इकोटोन्स क्या होते हैं, यह 2 बायोमों या 2 परितंत्रों के मध्य का संक्रमणकालीन या अत्यंत अतिव्यापन क्षेत्र होता है जिसमें दोनों बायोम का परितंत्र के जीव या पादप पाए जाते हैं। अब सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ, यह है पृथ्वी, यह है 0 डिग्री लाइन, यह 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश है। इसके बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन इससे थोड़ी आप ऊपर जाएंगे और यहाँ पर सपोज दैट आप 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पहुंचेंगे तो 30 और 40 के बीच कुछ ऐसी संक्रमणकाली क्षेत्र होते हैं, संक्रमणीय क्षेत्र होंगे, जहां पर न बहुत ज्यादा ठंड होगा न बहुत ज्यादा गर्मी होगी। इस क्षेत्र को हम बोलते हैं उपोष्ण क्षेत्र, ठीक है। बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र को हम इकोटोन बोलते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये ठंडे प्रदेश है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो इसके बीच वाले रीजन को हम बोलेंगे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। या ऐसा मिडिल क्षेत्र होगा जहां पर दोनों प्रकार के जीव पाए जाएंगे और इसे हम इकोटोन कहते हैं, ठीक है। इसे हम इकोटोन के नाम से जानते हैं। 2 परितंत्रों के बीच के रीजन को हम इकोटोन के नाम से जानते हैं। वो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। इकोटोन की विशेषताएं क्या होती है, इकोटोन में जीवों की भारी प्रजाति विविधताएं पाई जाती हैं।
जैसे कि आर्द्र भूमि, ज्वार, नदभूख, मैंग्रोव, यहाँ पर सारी चीज़ें पाई जाएंगी। यहाँ पर कुछ ठंडे प्रदेशों की जो है अच्छी चीज़ें पाई जाएंगी और गर्म प्रदेशों की अच्छी चीज़ें पाई जाएंगी। साथ ही दोनों का मिक्सचर जब होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि एक प्रजाति का जब दूसरे प्रजाति के साथ मिक्सचर होता है तो एक हाइब्रिड जीव निकलता है। ठीक उसी प्रकार एक रीजन, गर्म रीजन का ठंडे रीजन से या जो भी हो, एक पारिस्थितिकी तंत्र का दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र को यदि मिक्सचर किया जाता है तो बीच का जो रीजन होता है उसमें विविधताएं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड। उसके बाद इकोटोन की विशेषताएं, ये अत्यधिक परि व अधिक सक्रिय हो सकते हैं। ठीक है, ये अधिक छोटे और अत्यधिक सक्रिय भी हो सकते हैं, या दो से अधिक परितंत्रों का संक्रमण स्थल होता है, अतः तनाव के क्षेत्र की स्थिति भी यहाँ पर होती है। मतलब दोनों के जीव जब आपस दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पर तनाव का कंडीशन भी होता है। इसमें कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो इसके दोनों आसन्न परितंत्र से भिन्न होते हैं। ठीक है, इससे निकटवर्ती परितंत्रों में सम्मिलित गुण पाए जाते हैं। ठीक है, वही चीज मैंने बताया था। अब कोर प्रभाव क्या होता है, एज इफेक्ट। इसको जहां दो परितंत्र आपस में मिलते हैं वहां विशाल विविधताएं पाई जाती है। ठीक है, कभी कभी इकोटोन में कुछ प्रजातियों की संख्या और जनसंख्या घनत्व तो अन्य समुदायों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। देखिए, ये इकोटोन के अंदर जाकर के चीजें बताई गई हैं। इकोटोन को मैंने आपको बताया था कि दो परितंत्रों के बीच के जो मिडिल पॉइंट होती है और जहां पर जो है दोनों प्रकार के स्थितियां पाई जाती हैं, हाइब्रिड होता है, इस रीजन को हम इकोटोन रीजन बोलते हैं। तो इस इकोटोन रीजन में कुछ कोर प्रभाव जो देखा जाता है यहाँ पर जीवों की अधिक मात्रा में विविधताएं पाई जाती हैं, मतलब जीव अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। कभी कभी इसमें संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है और कभी कभी बहुत अधिक समुदाय यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। समुदाय का मतलब आपको मैंने कम्युनिटी का मतलब बताया था कि यहाँ पर सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, लेकिन साथ साथ कम्युनिटी बेसिकली जो होता है एक जाति एक चीजों को डिनोटेट करता है। सपोज दैट यहाँ पर हिरण है तो हिरणों की एक कम्युनिटी होगी। ठीक है, मानव है तो मानवों की एक कम्युनिटी होगी। तो जनसंख्या घनत्व तो यह समुदायों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, इसे हम कोर प्रभाव या ईज इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी निके, इकोलॉजिकल निके क्या होता है, इसे हम निकेत की भी कहते हैं। निकेत का तात्पर्य जो होता है किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलापों और संबंधों के उस योग से है जिसके द्वारा यह प्रजाति अपनी उत्तरजीविता तथा जनन के लिए अपने पर्यावास के संसाधनों का उपयोग करती है। एक ऐसा सूक्ष्म निवास होता है जिसमें एक ही प्रकार के जाति निवास करती हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में ये बताया गया था कि यहाँ पर भी हिरण भी पाए जाते हैं, इनका एक अलग ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर पाए जाते हैं शेर भी पाए जाते हैं, घोड़ा भी पाए जाते हैं, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इन्हीं सब की मिलकर के कम्युनिटी का निर्माण, समुदाय का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन ये चीजें यहाँ थी कि जो बायोम इनका निर्माण होता था वो सभी चीजें एक ही स्थान पर पाई जाती थी। लेकिन पारिस्थितिकी निके या इकोलॉजिकल निके ऐसे जीवों को कहा जाता है जहां पर सिर्फ उनका ही अस्तित्व होता है। जैसे सपोज दैट आज से कई हजारों लाखों करोड़ वर्ष पूर्व हमारे संपूर्ण पृथ्वी पर डायनासोर का स्थिति थी। डायनासोर यहाँ पर पाए जाते थे। डायनासोर ऊपर भी पाए जाते थे, उड़ने वाले भी जीव थे। डायनासोर जमीन पर भी चलते थे, डायनासोर पानी में भी चलते थे। तो एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में जब एक ही प्रकार के जीव प्रॉपर पाए जाते हों तो ऐसे पारिस्थितिकी क्षेत्र को हम पारिस्थितिकी निके कहते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल नीश कहते हैं। सपोज दैट स्थल खंड है तो स्थल खंड पर एक ही प्रकार के जीव पाए जाएंगे। ठीक है, हेमोसेपियंस पाए जाते हैं, इसे हम हेमोसेपियंस का पारिस्थितिकी निके कहेंगे। ठीक है,
यदि दो प्रजातियों का निकेत समान है तो एक दूसरे के साथ उस समय तक स्पर्धा होती रहेगी जब तक एक प्रजाति विस्थापित न हो जाए या खत्म न हो जाए। ठीक है। की स्टोन प्रजाति किसको कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। देखिए, कुंजी प्रजाति इसको हिंदी में कहा जाता है। वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव मात्र उनकी अत्यधिक संख्या के कारण ही नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक उनके कार्यों से अभिव्यक्त होता है, उसे ही हम कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि सपोज दैट आप मान लीजिए कि ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है। यहाँ पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए, पेड़ पाए, पौधे पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसमें जब पतझड़ का समय, सपोज दैट ये आप मान लीजिए उष्णकटिबंधीय रीजन है, उपोष्णकटिबंधीय वाला रीजन है और जंगल है। ठीक है। इस जंगल में गर्मी के समय जो है, ठंडी के समय जो है, यहाँ पर पतझड़ की स्थिति हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो सारे पेड़ झड़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो रहने वाले जीव हैं, जब सारे पेड़ अपना पत्तियां गिरा देंगे, बसंत ऋतु में यहाँ हमारे यहाँ ऐसा होता है, तो जब पतझड़ की स्थिति हो जाएगी और नई जो है किस्म की जो फूल पौधे हैं वो जो है निकलने लगते हैं यहाँ पे, तो ये कंडीशन में यहाँ के जो जीव होते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे होंगे जो हरी भरी होंगी। तो ऐसे हरे भरे पौधे को हम क्या कहते हैं? कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। अर्थात किसी अपने अस्तित्व से संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का सेवन करने वाले प्रजाति को हम क्या कहेंगे? कुंजी प्रजाति कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि जहां पर आप सपोज दैट मान लीजिए कि एक जंगल है और जंगल में हरी भरी घासें, स्मूच की घासें हैं और बीच बीच में कुछ हरे पौधे पाए जाते हैं। सपोज दैट इस घासों में यदि आग लग गई और इधर भी घासों में मतलब इधर की घासें सूखी हुई हैं, तो घास में जब आग लगेगी तो इधर सब सारा जलता हुआ चला जाएगा, लेकिन जहां पर हरी घासें होंगी वहां पर ये चीजें रुक जाती हैं। तो इसीलिए कहीं कहीं पर अनेक प्रकार के दूसरे प्रकार के प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं जो सारे जंगल को आग लगने से बचाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऐसी प्रजातियां जो अपने ऊपर संपूर्ण प्रजाति को निर्भर करवा देती हैं एक निश्चित समयों के लिए, इन्हें हम क्या कहते हैं? कुंजी प्रजाति कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा? आप देखे होंगे, मैं आपको व्यवहारिक रूप बताता हूं कि सपोज दैट एक जंगल है। आप जंगल में जाएंगे तो जंगल में देखेंगे कि जब आपका पतझड़ का समय आता है तो सारे पेड़ कहीं ना कहीं जो होते हैं वो अपना पत्ती गिरा देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, वो छाया साल भर देते रहते हैं। तो ऐसे पत्तियां, अब उनके आगे जो जीव जंतु पूरे जंगल में रहते होंगे उसी पेड़ के नीचे आकर के रहते हैं, क्योंकि गर्मी पड़ती है और ठंड पड़ती है। तो गर्मी, ठंडी और वर्षा से बचने के लिए उस जो अपनी पत्तियां जो पेड़ पौधे नहीं गिराए हैं उसके नीचे आकर के रहेगी। तो ऐसे प्रजातियों को हम, ऐसे पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं? कुंजी प्रजाति कहते हैं, जो कि अपने अस्तित्व का जो है उस समय वो पालन करती रहती है। कोई ऐसा पौधा जो दूसरे जंतुओं को भोजन और आश्रम आवास प्रदान करता है या उसकी भूमिका वहां के समुदाय या परितंत्र विशेष हो, तो उसे हम कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। वही चीज इनके द्वारा बताई गई है। या वे प्रभावी प्रजातियां जो किसी परितंत्र के में ऊर्जा के प्रवाह, खाद्य श्रृंखला और खनिजों के चक्रण को भी प्रभावित करती हैं और अपनी परस्पर क्रियाओं से समुदाय की संरचना और जैविक घटनाओं को परिवर्तित कर सकती हैं, कीस्टोन प्रजाति कहलाती हैं। मैंने आपको बताया कि अब चूंकि अगर पतझड़ के समय सारे पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देंगे तो सारे जीव जंतु मर जाएंगे, लेकिन वही जीव जंतु जो होते हैं, वो जो पेड़ ऐसा होता है जो अपनी पत्तियां नहीं गिराता उसके नीचे आश्रय लेते हैं और वहीं पर भूख प्यास अपनी मिटाते हैं, तो उस समय वह प्रजाति जो होगी वो कीस्टोन प्रजाति के नाम से जानी जाती है। उदाहरण के लिए बड़े परिपक्षी जैसे कि शेर, चीता, तेंदुआ, भेड़िया आदि बड़े पौधे जो होते हैं या बड़े जीव होते हैं, ये हाईएस्ट कंज्यूमर होते हैं, सबसे बड़े उपभोक्ता होते हैं और इनका कोई वो नहीं है, तोड़ नहीं है। यदि ये मर जाएंगे तो सारे जीव मर जाएंगे, क्योंकि जब एक शेर मरेगा तो शेर जो होता है हिरणों को खाता है। जब शेर मर जाएगा तो हिरण ज्यादा हो जाएंगे, जब हिरण ज्यादा हो जाएंगे तो हिरण जो होंगे सारे घासों को, जो हमारे परितंत्र की घासें हैं, उसको खा जाएंगे। जब सारे परितंत्र की घासें खा जाएंगे, इस घासों को खरगोश नहीं खा पाएगा, खरगोश नहीं खा पाएगा तो खरगोश भी मर जाएगा। जब खरगोश मर जाएगा
तो कीट भी नहीं खा पाएंगे इस घास को, और जब घास को कीट नहीं खा पाएंगे तो सारी की सारी देख रहे हैं आप यहाँ पर चिड़िया भी मर जाएगी, तो फिर जो होगा छोटे सूक्ष्म जीव भी मर जाएंगे, उसके पास सारी इकोसिस्टम ये डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक हाईएस्ट कंज्यूमर के मर जाने से सारी स्थितियां दयनीय हो गई और पूरे के पूरे खाद्य श्रृंखला में डिस्टर्बेंस आ गया। मैं इसको आगे आपको बताऊंगा, जैसे कि जीवाणु और कवक, राइजोबियम, एनामेना, नॉन स्टॉक, ये फेंका गया इसमें, इससे यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया वहां तक आप दीजिए। देखिए अगला चैप्टर है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। परिभाषा क्या है इसका? वह पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण के जीवित और जैविक घटकों के मध्य अंतर क्रियाओं के योग को हम परिणाम कहते हैं। अब ये देखिए इतना लंबा अनाज बताया गया है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज डैट आप एक बायोम ले लीजिए, चाहे आपका जलीय बायोम हो। बायोम का बेसिकली मतलब ये होता है जैसे कि जल मंडल है तो एक जलीय बायोम हो गया, स्थल मंडल है तो स्थलीय बायोम हो गया। एक बड़े क्षेत्र को हम बायोम कहते हैं। बायोम के अंदर जो होता है वो आपके जो होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, तो बायोम जो होता है एक पूरा का पूरा परितंत्र होता है। ठीक है, जैसे स्थलखंड एक बायोम है, वायुमंडल एक बायोम है। ठीक है, जलीय एक बायोम, जलमंडल एक बायोम है। ठीक है, रेगिस्तान एक बायोम है। तो एक बायोम आप ले लीजिए, इस बायोम में जैविक घटक जो होते हैं, जो जीव हैं और जो निर्जीव हैं, इनके बीच जो अंतर संबंध होता है, इस अंतर संबंध के अध्ययन को एक जीव निर्जीव पर क्या प्रभाव डाल रहा है और निर्जीव जीव पर क्या प्रभाव डाल रहा है, साथ ही इन दोनों का प्रभाव वातावरण पर क्या पड़ रहा है, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसी की अंतर क्रिया के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। बेसिकली जो निर्जीव होता है उसके अंतर्गत हम जलवायु को वगैरह को ले लेते हैं। तो आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि कोई भी बायोम हो उसमें सजीव घटक हो और निर्जीव घटक हो, दोनों के बीच जो अंतर संबंध होता है, इसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं क्या हैं या परितंत्र की विशेषताएं क्या हैं? इसकी रचना 3 मूलभूत घटकों से हुई है, ऊर्जा, जीव और भौतिक घटक। देखिए भैया, ऊर्जा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ऊर्जा होगी तो जीव भी होंगे, और जब जीव होंगे तो उनके विभिन्न प्रकार के भौतिक घटक भी होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था पीछे। परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है, कोई भी परितंत्र हो। ठीक है, सन की ऊर्जा को सब ग्रहण कर रहे हैं। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, मतलब एक ऊपर से दिशा में आता है, नीचे की तरफ में, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। परितंत्र में पदार्थों का गमन भू जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से होता है, चक्रीय रूप से संपादित होता है। परितंत्र की निजी उत्पादकता होती है। परितंत्र का प्रभाव सभी प्राणियों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। परितंत्र गतिशील होता है। परितंत्र स्वयं पूर्व या सेल्फ सपोर्टिंग और स्वनियंत्रित प्रणाली या सेल्फ लाउंटिंग सिस्टम पर आधारित होता है। ठीक है, परितंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। परितंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश तथा बहिर्गमन होता है। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब यह है कि परितंत्र में जो होता है खुला ऊर्जा का गमन होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 10% नियम जो होता है। ठीक है, सारी चीज़ों पे हम क्लियर करेंगे। थोड़ा हम देखते हैं परितंत्र के घटक या कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो देखिए, इसके जैविक घटक भी होते हैं और अजैविक घटक भी होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो प्रोड्यूसर आता है, उत्पादकता, दूसरा होता है कंज्यूमर, उपभोक्ता, और तीसरा होते हैं अपघटक, जिसे हम डीकम्पोजर कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लिए तो आधा आप इकोसिस्टम और वगैरह समझ गए। ये काफ़ी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ चीज़ें आपको जाननी है। ये हुए जैविक घटक। अब उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक उपभोक्ता होता है, एक द्वितीयक उपभोक्ता होता है और एक तृतीयक उपभोक्ता या उच्च स्तर के मांसाहारी या हाईएस्ट कंज्यूमर कहे जाते हैं। जो होते हैं कंज्यूमर होते हैं।
अजैविक घटक या एबायोटिक में कौन कौन से आते हैं? इसमें कार्बनिक पदार्थ आते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, लिपिड आती है, यूरिया आती है। अकार्बनिक पदार्थ में जल, लवण और गैस आता है। भौतिक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो इसमें प्रकाश है, ताप है, हवा है, विद्युत है, वर्षा है, आर्द्रता है और स्थलाकृति हैं। स्थलाकृतियां जो होती हैं, जैसे कि आप ले लीजिए नदी ले लीजिए, नाला ले लीजिए, तालाब ले लीजिए, इसके बाद विभिन्न प्रकार की जो उच्चावच होते हैं उसको ले लीजिए, जैसे कि पहाड़, पठार, तो ये सब स्थलाकृतियों के अंतर्गत आते हैं। आर्द्रता क्या होती है? तो आर्द्रता बेसिकली जो होता है, इसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा हो, जैसे मतलब वातावरण हो, इसमें अगर पानी की मात्रा होती है, ठीक है, उसे हम आर्द्रता कहते हैं। वर्षा किसको कहते हैं? तो वर्षा जो होती है हमारी, उसमें पानी बरसता है, विद्युत, इलेक्ट्रिक होती है, हवा, ये सब चीज़ें जो हैं ये भौतिक पदार्थ आते हैं। ये अजैविक घटक है, इसमें जीव की स्थिति नहीं होती है, इनकी अपनी एक स्वतंत्र अस्तित्व होती है। और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसमें जल आता है, लवण आता है और गैस आता है, इसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और यूरिया। जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट्स में देखते हैं क्या क्या चीजें बताई गई है। जैविक घटक या जैविक घटक में जो तत्व होते हैं वो उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है उपभोक्ता, दूसरा होता है अपघटनकर्ता और तीसरा होता है उत्पादक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। उत्पादक किसको कहते हैं? प्रोड्यूसर। ये स्वपोषी होते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं ये जब सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो इससे चीज़ों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाए। कक्षा 2-3 से आपको ही बताया जाता रहता है। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु, ठीक है, जो स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, जैसे कि शैवाल एवं पादप पौधे, पादप को हम पौधे कहते हैं, ठीक है। प्लावक, प्लैंकटन जो होते हैं, नील हरी शैवाल इनको बोलते हैं, आज जो इसमें शामिल है, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया, बेसिकली साइनोबैक्टीरिया ही एक ऐसे जीव थे जो सबसे पहले ऑक्सीजन की उत्पत्ति किए थे और इसी के कारण वर्षा होने की स्थिति उत्पन्न होती है। कभी हम इस पर चर्चा अलग से करेंगे। उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा भोजन के लिए अन्य जीवों पर ये निर्भर रहते हैं, अन्य घटकों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता, ये शाकाहारी होते हैं, भोजन के लिए उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। इसके अंतर्गत गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, टिड्डा, ऊंट आदि शामिल होते हैं, ठीक है। तो जो शाकाहारी जीवों को होते हैं, जैसे कि जो घास फूस खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता किसको कहते हैं? देखिए, जो उत्पादक जीवों को कहते हैं, जो प्रोड्यूसर्स को जो है भोजन का से निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता किसको कहते हैं? ये अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये मांसाहारी होते हैं, जैसे बिल्ली, भेड़िया, सियार, गीदड़, चिड़िया, मानव और चूहा, कुत्ता आदि। तृतीयक उपभोक्ता किसको कहते हैं? ये हाईएस्ट कंज्यूमर होते हैं। ये उच्च मांसाहारी जीव होते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। इनमें शेर हुआ, बाघ हुआ, चील, शार्क, तेंदुआ आदि इसमें शामिल है। अपघटनकर्ता, डिकम्पोजर किसको कहते हैं? इसमें बैक्टीरिया और फंगस आते हैं, कवक। ये उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मृत शरीरों को नष्ट कर पृथ्वी की सफाई का काम करते हैं। ये पृथ्वी के मेहतर होते हैं। मेहतर का मतलब होते हैं साफ करने वाले, ठीक है। प्रमुख अजीवीय घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, सपोज दैट आप इसको मान लीजिए कि जो भी हमारे जीवन जीने के लिए संसाधन का चीजें हैं वो सभी एबायोटिक के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि प्रकाश, लाइट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। सभी जीवों के लिए प्रकाश ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। वर्षा या जल वितरण, वनस्पति को उगाने आदि के लिए आवश्यकता है। तापमान, अनेक जीवों में अपनी क्रियाकलाप 30 डिग्री फ़ारेनहाइट से 185 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य ही कर सकते हैं। तापमान में परिवर्तन सीमाकारी के कारण
कार्य करता है। देखिए तापमान परिवर्तन काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं। तापमान परिवर्तन के कारण जीवों पर अनेकों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। ताप और जलवायु के कारण ही अनेक जीव अपने अपने जीवन को अलग प्रकार से देखते हैं। गैस देखने का मतलब यह है कि जैसे कि अफ्रीका में रहने वाले जीव थोड़े लंबे होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले मंगोलाइड होते हैं, तो तापमान और वहाँ के जलवायु की स्थिति अलग प्रकार की होती है। ये मानव भूगोल का कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी का। गैस स्तरीय एवं जलीय दोनों प्रकार के जीवों के लिए वायुमंडलीय गैसों की आवश्यकता होती है। ऊंचाई विभिन्न प्रकार की ऊंचाइयों पर जलवायु, वर्षा, तापमान भिन्नताएं पाई जाती हैं। अक्षांश में परिवर्तन में तापमान, वर्षा, जलवायु में परिवर्तन लाता है। स्थलाकृति अलग अलग प्रकार के स्थल जैसे पर्वत, घाटी, पदार्थ, और मैंने आपको बताया था यही चीजें हैं। अब हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम से देखेंगे परितंत्र के प्रकार। तो पारिस्थितिकी तंत्र के परितंत्र को हम दो भागों में बांटे हुए हैं। एक प्राकृतिक इकोसिस्टम जिसको ईश्वर ने, नेचर ने बनाया हुआ है, हमारी प्रकृति ने बनाया हुआ है, और दूसरा होता है मानव निर्मित परितंत्र जो हमने बनाया हुआ है। तो पारिस्थितिकी परितंत्र के प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत हम स्तरीय परितंत्र और जलीय परितंत्रों पर हम चर्चा करेंगे। स्थलीय परितंत्र या स्थलीय वायोम में हम देखेंगे वन, घास के मैदान, मरुस्थल और टुंड्रा प्रदेश। जलवायु परितंत्र के आधार पर हम लवणीय जल, ठीक है, समुद्रीय क्षेत्र और संक्रमण प्रकार के जो ट्रांजिशनल क्षेत्र होते हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थलीय परितंत्र में वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए तापमान, आर्द्रता एवं मृदा अनिवार्य होता है। ठीक है, वनों के प्रकार कौन कौन प्रकार से हमारे वन पाए जाते हैं। तो फॉरेस्ट जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्णकटिबंधीय वर्षावन और शंकुधारी या टैंगा वन। अब इसको देख लीजिए क्या चीज़ है उष्णकटिबंधीय। तो ये देखिए आपका पृथ्वी है, एक सेकंड रुक जाइए। सपोज दैट ये आपकी पृथ्वी है, ये है 0 डिग्री अक्षांश, एक काल्पनिक रेखा होती है, इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। ठीक है, ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे वाला भाग जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। 0 डिग्री से आप 23.5 अंश ऊपरी या 30 डिग्री तक आप ऊपर जाएंगे और 30 डिग्री तक आप नीचे की तरफ दक्षिण में जाएंगे। इन दोनों के बीच के रीजन को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसे हम ट्रॉपिकल क्षेत्र कहते हैं। इसमें अधिक मात्रा में जो होती है जैविकीय विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके ऊपर का रीजन जो होता है उसे हम कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, इसको हम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो होता है ना शीत होता है और न बहुत ज़्यादा जो होता है, आप बेसिकली 60 डिग्री से नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ के रीजन को बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और आप उसके ऊपर जाएंगे तो ये 0 डिग्री, जब आप 90 डिग्री पर पहुंचेंगे इसको हम उष्णकटिबंधीय रीजन बोलेंगे। मतलब टोटल यहाँ ठंडा बर्फ जमा होगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय रीजन दोनों रीजनों में होगा। तो बेसिकली यही चीजें यहाँ पर देखी गई है। तो उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में हम शंकुधारी वन जो होता है वो पाया जाता है, जिसे हम टैगा वन कहते हैं। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। वन परितंत्र। तो बस दोस्तों आज इसके लिए इतना ही। कल हम वन परितंत्र पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।